आप एक ऐसे बर्फीले इलाके में हैं जहाँ पर दूर-दूर तक इंसानों का कोई नामो-निशान भी नहीं है और आपके लोगों को कोई एक-एक करके मारते चला जा रहा है। आपको खुद को बचा के रखना है और इस सच्चाई का भी पता लगाना है। तो शुरू करते हैं आज का सस्पेंस से भरा ये मूवी व्हाइट आउट। कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए सोवियत यूनियन के एक प्लेन से। यह प्लेन एक सीक्रेट मिशन से वापस लौट रहा था। प्लेन में 2 पायलट रहे, तभी अचानक को पायलट अपनी सीट से उठता है और पीछे अपनी टीम के पास मस्ती करने जाता है। लेकिन पल भर में माहौल बदल जाता है। मस्ती करते करते वो अचानक गन निकालता है और अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। टीम के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक बार फायर करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में प्लेन उड़ा रहे मुख्य पायलट को गोली लग जाती है। प्लेन बेकाबू होकर पहाड़ों से टकराता है और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी लोग वहीं बर्फ की गहराइयों में दफन हो जाते हैं। अब कहानी आती है वर्तमान में। सालों बाद अंटार्कटिका के उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच बने यूएसए के रिसर्च सेंटर पर, जहां का तापमान -85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यहां वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए थे। स्टाफ को खबर मिलती है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बेस खाली करना होगा और वे वापस अपने घर जाएंगे। सब घर जाने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी थी। यही हमारी मुलाकात होती है कैरी स्टेटको से, जो एक यूएस मार्शल है। कैरी अपने रूम में नहाने जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसके दोस्त डॉक्टर जॉन फ्यूरी की आवाज आती है। डॉक्टर फ्यूरी कैरी के लिए एक पिता समान थे। फ्यूरी उसे आगाह करते हैं कि तूफान आने वाला है और बेस जल्दी खाली करना होगा। तभी कैरी को सीनियर ऑफिसर रसल हेडन का बुलावा आता है। रसल उसे ऐसी खबर देता है जो उसे चौंका देती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच एक लाश देखी गई है। रसल कहता है, तूफान आने से पहले तुम्हें इस बॉडी का पता लगाना होगा। कैरी डॉक्टर फ्यूरी को साथ लेती है और पायलट डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठकर निकल पड़ती है उस सुनसान जगह की ओर। विशाल बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉडी पड़ी थी। कैरी हैरान रह जाती है कि आखिर इस वीरान जगह पर यह इंसान आया कहां से। बॉडी उल्टी पड़ी थी और बर्फ से पूरी तरह चिपक चुकी थी। जब कैरी और फ्यूरी मिलकर उसे पलटते हैं तो कैरी का कलेजा मुंह को आ जाता है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। उसके गले में मौजूद आईडी कार्ड से पता चलता है कि उनके दूसरे बेस का साथी था, जिसका नाम वीज था। वे बॉडी लेकर अपने बेस वापस आते हैं, जहां जश्न का माहौल था। वहां इस लाश को देखकर सन्नाटा पसर जाता है। डॉक्टर फ्यूरी जब लैब में बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें एक और अजीब बात पता चलती है। उस लाश के पैरों पर टांके लगे थे। फ्यूरी बताते हैं कि यह जख्म नया है, लेकिन मौत की असली वजह अभी भी एक पहेली थी। कैरी जब लैब से बाहर निकलती है तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। तभी सीनियर ऑफिसर रसल हेडन उसके पास आता है। कैरी उसे बताती है, यह कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। यह सुनकर रसल के होश उड़ जाते हैं। कैरी बिना वक्त गवाए रिकॉर्ड्स रूम पहुंचती है ताकि मरे हुए साथी वीज का कच्चा चिट्ठा निकाल सके। डेटा मैनेजर बताता है कि वीज दूसरे बेस पर तैनात था। कैरी रेडियो के जरिए उस बेस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से सिर्फ सन्नाटा मिलता है। तभी अचानक लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक बेहद डरी हुई आवाज आती है, मैं मुनी बोल रहा हूं। कैरी, तुम फौरन यहां आओ, लेकिन याद रहे तुम्हें अकेले आना होगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। इधर मुसीबत कम नहीं थी। पायलट टॉम खबर देता है कि बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका है और सीधे बेस की तरफ बढ़ रहा है। अब बेस को खाली करने की अफरा तफरी मच जाती है। कैरी दूसरे बेस जाने के लिए प्लेन मांगती है, लेकिन ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि सभी प्लेन लोगों को निकालने में बिजी थे। लेकिन कैरी हार नहीं मानती। वो डेल्फी को साथ लेकर निकलने का फैसला करती है। कैरी अपनी बंदूक उठाती है, डॉक्टर फ्यूरी को पूरा हाल बताती है और डेल्फी के साथ दूसरे बेस पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ नहीं मिलता। टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। डेल्फी वापस चलने की जिद करता है, लेकिन कैरी आखिरी बिल्डिंग चेक करने निकल पड़ती है। बर्फीले तूफान से जूझते हुए वो बिल्डिंग के अंदर जाती है। अंदर एक कमरे से रेडियो पर गाने बजने की आवाज आ रही थी। जैसे ही कैरी अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां मुनी का गला कटा हुआ था।
इससे पहले कि कैरी कुछ समझ पाती, पीछे से एक नकाबपोश हमलावर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। कैरी किसी तरह खुद को बचाकर बाहर भागती है, लेकिन बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। तेज हवाओं के बीच हमलावर कैरी को पकड़ लेता है। छीना झपटी में कैरी की आइस ब्लेड टूट जाती है और उसकी बंदूक बर्फ में कहीं गिर जाती है। पूरी तरह बेबस कैरी अपनी जान बचाने के लिए वापस डेल्फी की बिल्डिंग की ओर भागती है। वो दरवाजा बंद कर हमलावर बाहर से दरवाजा पकड़ लेता है, लेकिन कैरी अपनी पूरी ताकत लाकर दरवाजा बंद कर देती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ घंटों बाद जब कैरी को होश आता है तो वो घबराई हुई उठ बैठती है, लेकिन सामने डेल्फी को देखकर उसे राहत मिलती है। डेल्फी बताता है कि कैरी बाहर वाले कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में चोट लगी थी जिसे उसने पट्टी कर दी है। कैरी खुद को संभालती है, बंदूक उठाती है और नकाबपोश हमलावर की तलाश में आगे बढ़ती है। एक कमरे में पहुंचते ही उसे कोई छिपा हुआ दिखता है। कैरी बिना सोचे समझे बंदूक तान देती है। तभी वो आदमी अपना आईडी कार्ड दिखाता है। वो बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट प्राइस है और वो एक CIA एजेंट है। डेल्फी लाइट ऑन करता है। रॉबर्ट समझाता है कि उसे इसी मर्डर केस की जांच के लिए भेजा गया है। कैरी उसकी बात सुनकर बंदूक नीचे कर लेती है, लेकिन दिल में शक अभी भी बाकी था। रॉबर्ट बताता है कि एक और बेस से कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि वहां भी कुछ बहुत गलत हुआ है। थोड़े संदेह के साथ कैरी, रॉबर्ट और डेल्फी तीसरे बेस की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचने पर बेस पूरी तरह सुनसान मिलता है। रिकॉर्ड्स चेक करने पर भी कुछ खासा हाथ नहीं लगता। तभी रॉबर्ट दीवार पर बने कुछ अजीब नक्शे दिखाता है। कैरी का दिमाग चकरा जाता है। डेल्फी बताता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे ग्रेनेड पड़े हैं। अब मामला और भी डरावना हो चुका था। आखिरकार सब तय करते हैं कि दिखाए गए स्थान पर जाना चाहिए। वे तीनों बर्फ पर चलने वाली स्पेशल ट्रैक गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समुद्र फैला हुआ था। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस मौत जैसी खामोशी। के बाद कैरी नक्शा देखकर गाड़ी रुकवाती है, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरते हैं वहां कुछ भी नहीं होता। न कोई इमारत, न कोई गड्ढा, सिर्फ अंतहीन बर्फ। रॉबर्ट और डेल्फी हैरान रह जाते हैं, लेकिन कैरी को यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह ध्यान से इधर उधर देखने लगती। तभी उसकी नजर बर्फ पर जाती है, जहां साफ दिखाई देता है कि बर्फ के साथ छेड़छाड़ की गई है। अचानक कैरी का पैर धंसता है और वह संतुलन खोकर बर्फ के नीचे बने एक गहरे खड्ड में गिर जाती। नीचे गिरकर कैरी किसी तरह खुद को संभालती है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां ताजा खून लगा हुआ था। यह देखकर कैरी समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। कुछ देर बाद रस्सी के सहारे रॉबर्ट और डेल्फी भी नीचे उतरते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग जैसा दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही रॉबर्ट उस दरवाजे को खोलता है, तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो कोई सुरंग नहीं, बल्कि एक पुराना सोवियत प्लेन था। वही प्लेन जो कई सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वहां एक लाश पड़ी होती है जिसे गोली मारी गई थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें और भी कई लाशें मिलती हैं। कॉकपिट में पायलट की बॉडी गोलियों से छलनी थी। कैरी समझ जाती है कि इस प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को मारा है, लेकिन सवाल यह था क्यों? तभी रॉबर्ट को प्लेन के फर्श पर ताजा खून दिखाई देता है। कैरी पहचान जाती है ये खून वीज का है। इसका मतलब साफ था, वीज मरने से पहले यहाँ आया था। रॉबर्ट प्लेन में पड़ा एक खाली बॉक्स दिखाता है और बताता है कि इसमें से कुछ निकाला गया। अब कैरी को रॉबर्ट पर शक होने लगता है। तभी रॉबर्ट अपनी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसे अंटार्कटिका एक सीक मिशन पर भेजा गया। सरकार को खबर मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध चल रहा है। शायद इस बॉक्स में न्यूक्लियर मटेरियल था। ये सुनकर कैरी दंग रह जाती है। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजती है। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वहां बर्फ धंसने लगती है। डेल्फी चिल्लाता है, लेकिन तब तक बर्फ प्लेन के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। कैरी के रेडियो सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। कैरी पूरी तरह टूट जाती है और एक कोने में बैठकर भगवान को याद करने लगती है। तभी रॉबर्ट को एक उम्मीद दिखती है। इमरजेंसी एग्जिट। रॉबर्ट कहता है कि ब्लास्ट करके बाहर निकला जा सकता है, लेकिन डेल्फी उसे रोकता है, क्योंकि धमाके से सबकी जान जा सकती है। मगर और कोई रास्ता नहीं बचा था। रॉबर्ट कैरी के रेडियो की बैटरी का इस्तेमाल करके धमाका करता है। रास्ता खुल जाता है। तीनों मौत के मुंह से निकलकर किसी तरह अपनी ट्रैक गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत वहां भी साथ नहीं देती।
ठंड की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डेल्फी हार नहीं मानता। आखिरकार इंजन गड़ जुटता है। डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठकर वे बेस लौटते हैं। कैरी अपने ऑफिस में प्लेन क्रैश का पुराना डेटा ढूंढती, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तभी स्टेशन ऑफिसर रसल उसे टोकता है और कहता है कि उसे पहले डॉक्टर फ्यूरी से अपने हाथ का इलाज करवाना चाहिए। कैरी डॉक्टर फ्यूरी के पास जाती है। जैसे ही फ्यूरी उसके हाथ की पट्टी खोलता है, बेस खाली करने का अलार्म बज उठता है। फ्यूरी गंभीर आवाज में कहता है, कैरी, इन उंगलियों को काटना होगा, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। कैरी टूट जाती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे अपनी उंगलियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। बेस पर अफरा तफरी मची हुई थी। महातूफान सिर पर था और बेस खाली करने का आखिरी वक्त आ चुका था। कैरी अपने कमरे में दुखी बैठी थी। उसके हाथ से उंगलियां जा चुकी थी और कातिल अब भी आजाद था। तभी रॉबर्ट उसे हौसला देता है। उसी पर रेडियो पर एक ऐसी खबर आती है जो कैरी के अंदर फिर से जान फूंक देती है। खबर मिलती है कि कातिल के बेस का एक साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है और वो इसी बेस पर कहीं छिपा हुआ है। कैरी और रॉबर्ट उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कैरी अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने लॉकअप से गन लेने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर जाती है। वहीं एक साइंटिस्ट हाथ में चाकू लिए डरा सहमा छिपा हुआ था। कैरी उसे शांत आवाज में समझाती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस मुझे बताओ तुम्हारे बेस पर क्या हुआ था। डर के मारे वो साइंटिस्ट सच बोलने लगता है। वो बताता है कि उनकी टीम ने उस क्रैश हुए प्लेन को ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोलने की बात शुरू की, अचानक डॉक्टर फ्यूरी ऑफिस में दाखिल हो जाता। डॉक्टर फ्यूरी को देखते ही साइंटिस्ट ऐसे डर जाता है जैसे उसने मौत देख ली हो। वो बिना कुछ सोचे समझे भाग निकलता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी उसी कमरे के दूसरे गेट से वही नकाबपोश कातिल अंदर घुस आता है जिसने पहले कैरी पर हमला किया था। कैरी बाहर से सब देख रही होती है। कातिल पीछे से साइंटिस्ट पर तेज धार वाले हथियार से हमला करता है। वो कातिल को जोरदार धक्का देता है और दोनों बेस के बाहर गिर जाते हैं। बाहर बर्फीला तूफान अपने चरम पर था। गिरने के दौरान कातिल का हथियार सीढ़ियों में अटक जाता है। जब तक वो हथियार निकालने की कोशिश करता है, साइंटिस्ट जान बचाकर भागने लगता है। कैरी भी उसे बचाने के लिए गेट तोड़कर बाहर निकलती है। वो तूफान से बचने के लिए कोट पहनती है, लेकिन कातिल की नजर कैरी पर पड़ जाती है। वो हथियार छोड़ देता है और जख्मी साइंटिस्ट के पीछे दौड़ पड़ता है। साइंटिस्ट ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कातिल उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये सब देखकर कैरी गुस्से से पागल हो जाती है। वो कातिल पर ताबड़तोड़ वार करती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी रॉबर्ट कैरी को रोक लेता है। रॉबर्ट कहता है, हमें जानना होगा कि उसने ये सब क्यों किया। जब वे कातिल को बेस के अंदर लाकर उसका नकाब हटाते हैं तो कैरी और रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बेस का पायलट था जो टॉम के नाम से रह रहा था। वो अपना असली नाम बताता है, यूरी। कैरी और रॉबर्ट उससे पूछते हैं कि आखिर उस बॉक्स में क्या था जिसके लिए इतने लोगों को मार दिया गया। पहले यूरी कुछ नहीं बोलता। गुस्से में कैरी रॉबर्ट से कहती है, इसकी उंगलियां काट दो। दर्द के डर से यूरी टूट जाता है। वो बताता है कि प्लेन से निकाला गया सामान उसके कमरे में छुपाया गया है। कैरी और रॉबर्ट यूरी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी स्टेशन ऑफिसर रसल आता है और चेतावनी देता है, तूफान बस पहुंचने वाला है, उनके पास सिर्फ डैम मिनट है। कैरी यूरी के कमरे की तरफ दौड़ती है। वो पूरा कमरा छान मारती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गुस्से में जब वो वापस आती है तो देखती है कि यूरी भाग चुका है। कैरी उसे ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे पायलट डेल्फी मिलता है जो खून से लथपथ और बुरी तरह जख्मी था। कैरी समझ जाती है कि यह भी यूरी का ही काम है। डॉक्टर फ्यूरी जो पहले प्लेन में बैठ चुके थे, डेल्फी की हालत सुनकर वापस बेस लौट आते हैं। तभी कैरी को उसकी प्लेन की चाबियां दिखती है। वो समझ जाती है कि यूरी एक पायलट है और भागने के लिए प्लेन चुरा चुका है। कैरी और रॉबर्ट रस्सी से खुद को बांधकर तूफान में बाहर निकलते हैं। यूरी स्की प्लेन तक पहुंच चुका होता है, लेकिन कैरी और रॉबर्ट उसे रोक लेते हैं। भयानक तूफान के बीच तीनों के बीच आखिरी जंग शुरू होती है। आखिरकार रॉबर्ट यूरी का सेफ्टी बेल्ट खोल देता है। तेज हवा के साथ यूरी बर्फीले तूफान में उड़ जाता है और हमेशा के लिए मौत की गोद में समा जाता है। कैरी और रॉबर्ट बुरी तरह लड़खड़ाते हुए किसी तरह बेस का भारी गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं। बाहर मौत बनकर घूम रहा था -65 डिग्री का तूफान और अंदर थी सच्चाई की आखिरी परत। रॉबर्ट के हाथ में वो बैग था, वही बैग जिसे यूरी उस रहस्यमयी प्लेन से लाया था।
रॉबर्ट की आंखों में डर साफ था। उसे यकीन था कि उस बैग में सोवियत सरकार का न्यूक्लियर मटेरियल है। वो गहरी सांस लेती है और बैग की जिप खोल देती है। दोनों की आंखें फैल जाती है। अंदर छोटे छोटे डिब्बों में भरी हुई थी जेली बीन्स। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तो इसका मतलब यूरी के पास असली माल था ही नहीं। रॉबर्ट दबी आवाज में कहता है, जरूर यूरी का कोई और पार्टनर था जिसने उसे धोखा दिया और असली सामान लेकर भाग गया। कैरी तुरंत ऑफिसर रसेल को कॉल करती है। रसेल बताता है कि प्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, बेस की कुछ जगहों की तलाशी रह गई थी। कैरी लिस्ट मांगती है। जैसे ही वो लिस्ट पढ़ती है, उसका माथा ठनकता है। साइंस रूम, मेडिकल लैब चेक ही नहीं हुआ था। बिना किसी को साथ लिए कैरी अकेले टॉर्च उठाती है और उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में ठंड के साथ एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। टेबल पर पड़ी थी वही पहली लाश, वाइस की बॉडी, वही जो बर्फ पर मिली थी। कैरी झुककर उसके पैरों पर लगे टांकों को ध्यान से देखती है और अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। उसे अपनी कटी हुई उंगलियों पर लगे टांके याद आते हैं। टांके लगाने का वो अनोखा तरीका बिल्कुल वही था जो डॉक्टर फ्यूरी ने उसके हाथ पर इस्तेमाल किया था। कैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब जब वाइस जिंदा था तब डॉक्टर फ्यूरी उसके साथ थे और बाद में उसी ने उसे मार दिया। उसे याद आता है जब वो मूनी के पास गई थी, उसने अपनी यात्रा की जानकारी सिर्फ एक इंसान को दी थी, डॉक्टर फ्यूरी, और उसी दौरान मूनी का कत्ल हो गया। सच्चाई सामने ना आए इसलिए। तभी कैरी को पास ही एक और लाश दिखती है। उसके टांके ताजा थे। अब शक यकीन में बदलने लगा था। क्या न्यूक्लियर मटेरियल बॉडी के अंदर छुपाया गया था? कांपते हाथों से कैरी टांके खोलती है। अंदर से निकलता है पॉलिथीन में पैक कुछ सामान। वो सांस रोक लेती है, लेकिन ये न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था। तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजती है, ये हीरे हैं कैरी, बहुत कीमती हीरे। टॉर्च की रोशनी में सामने आते हैं डॉक्टर फ्यूरी। वो सब कबूल कर लेते हैं। सालों पहले एक सोवियत प्लेन में इन्हीं हीरो के लिए पूरी टीम ने एक दूसरे को मार डाला था। और जब सालों बाद वैज्ञानिकों को उस प्लेन का पता चला तो लालच में अंधे होकर फ्यूरी ने सबको मरवा दिया। कैरी की आवाज कांपती है, आपने हीरो के लिए मुझे धोखा दिया। फ्यूरी की आंखों में थकान थी। मैंने हमेशा देश के लिए काम किया, लेकिन देश ने मुझे क्या दिया? अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। कैरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज अब पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। डॉक्टर, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। फ्यूरी समझ चुके थे अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो धीरे धीरे बेस के गेट की ओर बढ़ते हैं। मुड़कर आखिरी बार कैरी को देखते हैं। धीमे से कहते हैं, अपना ध्यान रखना कैरी, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं। और फिर वो भारी गेट खोल देते हैं। बाहर इंतजार कर रहा था सफेद मौत का तूफान। -65 डिग्री की बर्फीली हवाएं उन्हें पल भर में अपनी आगोश में ले लेती हैं। आत्मसमर्पण से बेहतर उन्होंने उस सफेद नर्क को चुना। कैरी बस खड़ी रह जाती है, बेबस, टूट चुकी, लेकिन जिंदा। 6 महीने बाद अंटार्कटिका शांत हो चुका था। बेस सुनसान पड़ा था। रॉबर्ट और डेल्फी जो महीनों से वहां फंसे थे अब राहत की सांस ले रहे थे। वो एक गेंद से खेलते हैं, आजादी का इंतजार करते हुए। तभी कैरी आती है और हल्की सी मुस्कान के साथ रॉबर्ट के साथ मस्ती करती है। कैरी अपने ऑफिस में जाती है, कंप्यूटर ऑन करती है, यूएस मार्शल सर्विस को ईमेल टाइप करती है। उसकी आत्मा इस ठंड और धोखे से थक चुकी थी। वो ट्रांसफर मांगती है, किसी ऐसी जगह जहां बर्फ नहीं बल्कि चमकती धूप और गर्मी हो। ईमेल भेजने के बाद वो बाहर निकलती है। अब तूफान खत्म हो चुका था। वो एक आखिरी बार उस सफेद रेगिस्तान को देखती है। यही इस कहानी का अंत है।